आप सब हजरात का, ख़वातीन हजरात का, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, सियासी अकाबरीन, दानिश्वरों और इंतहाई आदिल लोगों का मशकूर हूँ कि आपने हमारी दावत पे रहमत की, यहाँ तशरीफ़ लाए, हमें इज़्ज़त बख्शी, खुदा आपको इज़्ज़त दे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ये कॉन्फ्रेंस खुदा न खास्ता इसलिए नहीं बुलाई कि हम लोगों को गालियाँ दें, हम लोगों को बुरा भला कहें, अपनी तारीफ व तौसीफ करें और लोगों की बुराइयाँ बयान करें। तहरीक ताज़ पाकिस्तान इसलिए बनी है कि इस मुल्क में आइन को फारिग कर दिया गया है। इस मुल्क में अदलिया नाम की कोई चीज़ नहीं, प्रेस पे पाबंदी है, इंसाफ यहाँ से कूच कर दिया है, सब कुछ बेअदबी माफ, सब कुछ दिखाव माल बन गया है। जो आदमी बेचता है अपने आप को, जो आदमी अपनी वफादारियां बेचता है, जो दूसरों की वफादारियां खरीदता है, वो मुहिब वतन पाकिस्तानी समझे जाते हैं। आज पाकिस्तान एक ऐसे खतरनाक दोराहे पे खड़ा है। पाकिस्तान में आइन के दिफा, आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की बालादस्ती, वोट की इज्जत और यहाँ एक फेडरेशन जो रज़ाकाराना फेडरेशन है, इसके बचाने के लिए आइन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान बनी है। दूसरी तरफ जो लोग इस वक्त पर से इक़्तिदार हैं, दुनिया को पता है 8 फरवरी को जिस गुंडे अंदाज में रात के 9 बजे 25 करोड़ इंसानियों को खौफज़दा करके दहशत के जरिए जोर और जर की बुनियाद पे एक जीती हुई पार्टी से मैंडेट छीना गया। ये लोग पाकिस्तान का अपने आप को दोस्त कहते हैं। पाकिस्तान का आइन वाज़ेह कहता है कि जो आदमी आइन से छेड़खानी करेगा, जो आइन को मुअत्तल करेगा, जो आइन को एब्रोगेट करेगा, उसकी सजा कैपिटल पनिशमेंट है। और उसमें जो इदारा, जो आदमी, जो पार्टी उसका साथ देगी, वो भी आर्टिकल 6 के तहत इसके सजावार होंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। यहाँ पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी हमारे साथ बहुत सारे अक़लियतें, बहुत सारे अकायद के लोग, बहुत सारे फिरके रहते हैं। ये रज़ाकाराना फेडरेशन है। हर मिल्लत का, हर कौम का, हर बोली बोलने वाले का अपना वतन है। यहाँ पंजाबी अपने वतन पे, तारीखी वतन पे आबाद है, सिंधी अपने तारीखी वतन पे आबाद है, सराइकी अपने तारीखी वतन पे आबाद है, पश्तून अपने तारीखी वतन पे आबाद है। और हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर से लेकर पता नहीं कहाँ तक इंसान जमा है। पाकिस्तान की उम्र 75-78 साल है, जबकि यहाँ रहने वाले कौमियतों के वतनों की उम्रें हजारों साल है। यहाँ एक पता नहीं नए फलसफे से दुनिया में कानून ये है, समाजी मायदों के तहत, सोशल कॉन्सेप्ट के तहत मुल्क चलाए जाते हैं। यहाँ बनावटी नजरिया का नाम लेके, पता नहीं क्या क्या नाम लेके नए नए तौसीहात की जा रही है। हमारा आइन कौमों के दरमियान, अवाम के दरमियान एक समाजी मुआहदा है। यहाँ सारे आलिम फजल लोग बैठे हैं। मैं पिछले तारीख में नहीं जाता। 1947 में पाकिस्तान बना, चाहिए तो ये था कि नई इंसान असम्बली की इंतखाबात होते, लेकिन पाकिस्तान को 1935 एक्ट के तहत चलाया गया।
फिर जिस अंदाज में आइन का रास्ता रोकने की कोशिश की गई, बंगाली अक्सरियत को जिस जाली पैरिटी में फंसाने के लिए जदोजहद की, आइन का रास्ता रोकने की कोशिश की गई, बंगाली अक्सरियत को जिस जाली पैरिटी में फंसाने के लिए जदोजहद की गई, नतीजे में हमारा मुल्क अपने बनने के सिर्फ 25 साल बाद टूट गया। हमने उससे भी सबक नहीं सीखा। वो कुव्वतें जो यहाँ अपनी बलादस्ती कायम करना चाहती थी, उन्होंने आइन को रोकने से भी वो नहीं किया। सैकड़ों हजारों लोग, बलोच, सिंधी, पश्तून, पंजाबी, दुनिया जहां के लोग पाकिस्तान में दफा 144 की खिलाफ वर्जी में गोलियों से चिल्ली हो चुके हैं। लेकिन बाद लोगों को ये अल्पशों में बंदी कहते हैं, किस आदमी पे गोली का असर ना हो। बाद लोगों ने अपना ये वो बना लिया है कि वो आइन को दरखोर इतना नहीं समझते, आइन विरोधते हैं, आइन पे हमलावर होते हैं। एक डिक्टेटर ने बयान पर कहा था कि आइन क्या है, तो 12 सफे के कागज है, उसे हम फेंक देंगे। बाबा ऐसा नहीं है। मुल्क गोलियों के साए में नहीं चलते, मुल्क डंडों से नहीं चलते, समाजी वायदों से चलते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से चलते हैं, या इस्लाम का बड़े जोर शोर से जिक्र होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत कर गए तो वहां उन्होंने मदीना मुनव्वरा में जो छोटी सी स्टेट बनाई, उसमें यहूदी भी शामिल थे, उसमें वो लोग भी शामिल थे जो न यहूदी थे न मुसलमान थे। एक वायदा यसरफ, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वहां जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे मज़ाहिब के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर आप कहां से टपक पड़े। हमारे मुल्क में ये अदलिया इस नहज पे पहुंच गई है, आप उसके गवाह हैं। एक पार्टी से उसका सिंबल, इंतखाबी निशान अदालत के हुक्म से छीना गया। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। फिर कमाल है उस पार्टी के कारकुनों के, उस पार्टी के हजारों लाखों कारकुनों को मुबारकबाद कि उन्होंने कहीं उनका पार्टी का निशान खीरा था, कहीं बोतल थी, कहीं शेर था, कहीं बिल्ली थी, कहीं किताब, सैकड़ों उसमें अपना वो दे के हमारे लोग इस्लामाबाद के जो जर और जोर पे यकीन रखते हैं, उसके सारे सिस्टम को फारिग कर, उसकी सजा ये मिली जा रही है। ये अजीब मुल्क है। यानी कुरान करीम कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों को खुदा की लानत है। और यहाँ मुल्क को झूठ के जरिए, पैसे के जरिए लोगों की खरीद के इसको इस्लाम और पाकिस्तान का किला बनाए। पाकिस्तान का किला एक सेंस में है, ये मेरी जाती राय, पाकिस्तान का किला है वो इस सेंस में कि इस किले में इस्लाम कैद है, इस्लाम की पाबंदी है। हाँ, इस सेंस में है। मुल्क से नहीं चलते। हम न किसी से लड़ना चाहते हैं, न किसी को गाली देना चाहते हैं, लेकिन हम ये अपील करते हैं हर उस मर्द से, हर उस औरत से, हर उस जज से, हर उस जर्नैल से, हर उस वकील से, हर उस दानिश्वर से, हर उस आलिम दीन से जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है कि मेहरबानी करे, आए हमारी रहनुमाई करे। हम ये नहीं कहते कि हमारे पीछे चलो, नहीं भाई, आए इस मुल्क को जो अपनी गलतकारियों की वजह से। दूसरी बात कहते हुए शर्म महसूस होती है, दुख होता है, हम सब इसमें शामिल हैं, जो इसके बाद आइन की गड़बड़ के बाद जो बड़ी बीमारी इस मुल्क में है, हर इदारा बशमूल सियासतदानों के, हर इदारा टॉप टू बॉटम रिश्वत से बर्बाद हो चुका है। जुडिशरी रिश्वत लेती है, पार्लियामेंट की मेंबरान रिश्वत लेते हैं, सियासी लोगों को खरीदा जाता है। हम सब इस गन में, इस हमाम में एक ही तरह लोगों को हुए। ये दूसरा मसला है।
मैं ये नहीं कहता कि राशि को फांसी चढ़ा दो, मैं इंसानी जिंदगी को ज़ाया करना वो नहीं चाहता, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है अभी बलोच शरीफ, अगर किसी को पाकिस्तान अजीज है, शाबाश भाई, शाबाश भाई, उसका गवर्नर स्पीकर, उसकी सारी पार्टी, हमारा हाफिजुल कुरान कमांडर इन चीफ, अगर उनको पाकिस्तान अजीज है जो उन्हें अजीज होना चाहिए, तो उसका रास्ता ये है कि अपने आवाम पे भरोसा करो। ना कोई बलोच पागल है जो आपके खिलाफ लड़े, ना कोई पश्तून पागल है, ना कोई सिंधी पागल है जो आपके खिलाफ लड़े। आप सिर्फ मेहरबानी करें, अल्लाह पाक ने जो मंदिर वतन उनको दिया है, जिनके वो हजारों साल से रह रहे हैं, चमन तक, चमन से लेकर तलवार वो बिची तक, हर मिल्लत अपने वतन पे है। ये मुल्क दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, गनी, जिस कुरान करीम में या अरबी में गनी कहते हैं, इंतहाई गनी मुल्क है। खरबों डॉलर, अरबों खरबों से भी ज्यादा डॉलर की मादनियात है, लेकिन आज भी गरीब सिंधी, गरीब बलोच, गरीब पश्तून, गरीब पंजाबी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे ने इस साल रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान के 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, बाजौड़ में कत्लेआम शुरू है, कर्फ्यू भी है, ऊपर से हमारे हेलीकॉप्टर से नीचे से लोगों को बमबार किया जा रहा है। किस लिए? तिरा में उस दिन लोगों ने जो इनके नाम निहाल तालिबान है कि बाबा हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इलाके से जाओ, निकलो, फिर हम बात करेंगे फौजियों से, लेकिन लोगों पे गोलियां चलाई गई, 7-8 आदमी मारे गए। बाजौड़ में लोग छोटे बच्चों को मार के लिए दिखा रहे हैं टीवी पे, कुरान करीम में आलम लोग बैठे हैं, किरानी साहब भी सब आलम लोग बैठे हैं, कुरान करीम के पास बैठे हैं। कुरान करीम इंसानी कत्ल को इस जुर्म के बगैर कि उसने किसी का कत्ल किया हो, या उसने किसी की बेइज्जती की हो, या वो इलाके में फसाद फैलाता हो, अगर किसी ने एक इंसान को कत्ल किया, कुरान करीम कहता है जैसे तमाम इंसान को कत्ल किया। अगर आपने एक इंसान की जिंदगी बचाई, जैसे तमाम इंसानियत की। मैं अपने कमांडर इन चीफ से पूछता हूँ, ये बाजौड़ के बच्चे बच्चे उठा के ला रहे हैं, इनका गुनाह क्या था? क्या मैसेज आप दे रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मुस्तफा भाई ने होटल बुक किया था, यही कुछ हमने वहां कहना, आ गए यार लोग, यहाँ कोई बात नहीं होगी। हमारे जज देख रहे हैं, जज साहब आप ये सुन रहे हैं, आइन की इंटरप्रिटेशन जज करते हैं। क्या जज साहब हमारा आइन लोगों के खर्च का हमें हक नहीं देता? क्या हमारा आइन हमें जलसे की इजाजत नहीं देता? क्या हमारा आइन जुलूस निकालने की इजाजत नहीं देता? इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में तरह इंसान के कम अज कम 4000 से बच्चे मर्द सब जेलों में पड़े। मामूली बातों पे कल एक एमएनए फारिग, दूसरा एमएनए फारिग, 10 रुपये चौथा सीनेट, ठीक है बहुत बड़ा हुआ होगा। आप कहते हैं 9 मई को दहशतगर्दी हुई है, आप उसके बदले में लोगों को 9 साल जेल करते हैं। जज साहब जब 8 फरवरी को जर्नलों ने वर्दी में मलबूस होकर शाहबाज एंड कंपनी ने तमाम पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों पे दहशतगर्दी करके बजोर कब्जा किया, तो क्या सजा देंगे? हम और कुछ नहीं कह सकते, हम और कुछ नहीं। आज जो तकलीफ हमारे बुजुर्ग को दी गई, ये साल 1 घंटे धूप में हम खड़े रहे कि हम अपनी बात करें,
हम पाकिस्तान से अब आवाम से कहते हैं कि भाई आईनी और गैर आईनी कोर्टों की लड़ाई चल चुकी है। हम नहीं कि हम उस पर वो बनना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं। तो ग्रुप एक आइन की बालादस्ती की बात कर रहा है, एक आइन की बालादस्ती की बात कर रहा है, दूसरा बंदूक के जोर पे, सर और जोर की बुनियाद पे लोगों की वो वफादारियां खरीद करके उनको चलाना चाहते हैं। हम तमाम पाकिस्तान के उन लोगों से जो आइन पे यकीन रखते हैं, जो पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारा साथ पाकिस्तान का पहुंचाना चाहते हैं। ये मौलाना शिरानी जामिर है, ये अलामा जामिर है, हाशमी जामिर, ये अजमी जामिर, ये सब जामिर है। आप सिंधी मानों को कहें कि आपके शायर वसायल पे आपके बेटे का फैला। हमारे रेशानी साहब यहाँ बैठे हैं, बीमार है। आप बलूचिस्तान के बलोच भाइयों से कहें कि आपके शायर वसायल पे आपके बच्चों का हाथ फैला। आप पुख्तनख्वा वतन बाजोबड़ से लेकर खैबर तक का पुख्तनख्वा वतन से कहें कि जो अल्लाह पाक ने आपको वतन दिया है, इसमें जो मादनियात है उस पे पहला हक आपके बच्चे का, कुछ कोई नहीं लड़ेगा। अब आपके मेहनतकश लोग हैं, आप बलोच को उनके वसाइल पे 30%, 25%, 35% दे दें, पश्तून को, सिंधी को। ये इन हाथों ने, पाकिस्तान के मेहनतकश हाथों ने दुबई बनाया, पाकिस्तान के मेहनतकश हाथों ने सऊदी अरब बनाया, पाकिस्तान के मेहनतकश हाथों ने कराची बनाया। वो आपके इस वतन को गुल गुलजार कर देंगे। उनका हिस्सा तो वहां से आके हर बड़े आदमी मेहनत करेगा। जनरल साहब ऐसा नहीं होगा। खून जब बहता है, खून के फैसले बड़े खतरनाक होते हैं। इस वक्त तक मैं ये बोल रहा हूँ, जहाँ जितने भी पश्तून बैठे हैं, हम आपको हल्फिया बताते हैं कि हम इस मुल्क को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन एक बात तय है कि हम इस मुल्क में पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी, हम इस मुल्क में गुलाम की हैसियत से नहीं रहेंगे। हम आजाद लोग हैं, हम अपने वतन पे अपनी मर्जी से रहेंगे और इंसानियत, शराफत की रूप में रहेंगे। शाहबाज भाई, मैं आपको मौकूफ नहीं कर सकता, मैं महमूद की हैसियत से आपको कहता हूँ, आप जान किस शहर में जाएंगे, जिस शहर में आप जाएंगे, आपका स्पीकर जाएगा, हम आपका कॉलेज न्यूज से इस्तेमाल करेंगे। कॉलेज न्यूज से हर जगह शुरू कोयटा से होगी। बिस्मिल्लाह, जब आए आप आए या कोई दो साथी, मैं या बाजोड़ में जिस आदमी को शहीद किया गया, उसका गुनाह ये था कि उसने इस किताब में मुख्तलिफ आर्टिकल पश्तो में है, समन पश्तूनख्वा, गनी पश्तूनख्वा, अमीर पश्तूनख्वा, उसने ये गलती की थी कि आमिर मीर का आर्टिकल, लाने का आर्टिकल, महमूद का आर्टिकल जमा करके पश्तूनख्वा वतन के वसाइल की बात की। इसमें वो कहता है, तख्ते नुसरती, फिर इसका नाम तख्ते चट्टी का, चट्टी नुसरती, उसका नाम तख्ते नुसरती। इसमें 11 किलोमीटर लंबी एल्यूमिनियम की वो है, 11 किलोमीटर लंबी एल्यूमिनियम के वो माइंस है। 1 किलो एल्यूमिनियम का इस किताब में है। मैं नहीं समझता हूँ, मुझे तो खौफ आ गया। 1 किलो की कीमत 4 लाख डॉलर, 1 किलो की कीमत 4 लाख डॉलर। यही खटक इलाका आपको रोजाना 13-16 हजार बैरल रोजाना देता है, लेकिन सारा खटक आपसे सिर्फ मीठे पानी का पास करता है। कहता है हमें मीठा पानी मुहैया कर दो। क्या एक ऐसे इलाका जो 90% एजुकेटेड है, जिन्होंने इस वतन पे हजारों साल से नमकीन पानी पिया है, वो आपके खजाने में अरबा डॉलर डेली जमा करता है। क्या उनको हक ये नहीं बनता कि आप कोई वाटर प्लांट बनाए? क्या हक नहीं बनता कि उनको मीठा पानी दे दें? सारे के सारे खटक मलेशिया की उसमें
4 लाख रुपए फी नौकरी। मलेशिया की नौकरी 4 लाख में बिकती है, मलेशिया की नौकरी 5 लाख। गुर्बत के मारे पशु 4 लाख पे खरीदते हैं, फिर आपको उनको कभी बलूचिस्तान में लड़ाते हैं, कभी सिंध में लड़ाते हैं, छठे दिन 4वें दिन उसकी लाश आ जाती है। खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें, खुदा के लिए करने लो, खुदा के लिए शाबाश, इन बलाओं को संभालिए। मैं तजवीज करता हूँ या बड़े अच्छे लोग आलिम फाजिल लोग आए हैं, मेरी तजवीज ये होगी कि सियासी पार्टियों के दरमियान एक ऐसा नया उमरानी माहिदा, ऐसा नया हम वो कर दें और उसकी सारी पार्टियां दस्तखत कर दें जिसमें आइन की बालादस्ती हो, जिसमें ताकत का चश्मा और पार्लियामेंट हो, जिसमें पार्लियामेंट की वो खारिजी और दाखिली सियासत का मौका हो, और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि हम वादा करें, इमरान से भी वादा ले लें, हम ये वादा करें कि हम एक दूसरे को अंग्रेजी में जो कहते हैं प्रोसिक्यूट करें। ये मायदान करें कि अगर मैं इख्तियार में होऊंगा मैं आपको प्रोसिक्यूट नहीं करूंगा, आप इख्तियार में होंगे आप मुझे प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे। अलबत्ता जो चोरियां होती हैं उनके लिए इदारे हैं। ऐसे ऐसे खतरनाक चोरियां हो रही हैं। एक वोट खुदा के माने, खुदा से खौफ करें, इस मुल्क पे अल्लाह की कोई गजब नाज़िल हो जाएगा। एक वोट मामूली एक चिक का निशान, एक चिक का निशान, इस पे आप 70 करोड़ रिश्वत एक चिक निशान पे, और एक वोट नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 70 करोड़ में बलूचिस्तान के 4 अजला, खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला और सिंध के 5 अजला 5 मिलियन रोटी खा सकते हैं। एक वोट, और ये वोट बेचने वाले हमारे यहाँ कोई किस कुर्सी पे बैठा है, कोई किस कुर्सी पे बैठा है। मैं तो इस कॉन्फ्रेंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस की एक रेजोल्यूशन अमेरिका, वाइट अमेरिकन एंड यूरोपियन डेमोक्रेसी, उनको ये होना चाहिए कि भाई ये जो हमारे तरफ से आपके पास आए हैं ये नुमाइंदा नहीं है, ये नॉट आवर रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारे नुमाइंदा नहीं है। आप जो भी मायदा इसे करेंगे वी विल नॉट ओन इट। ये नहीं है, ये मायदा यहाँ के मायदे आवाम करेंगी। ये एक रेजोल्यूशन हम लोग ले आए, बस बिस्मिल्लाह हम आपको सुनने आए हैं। आपने बड़ा एहसान किया है, आप यहाँ आए हैं। पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है, एक बेहतरीन खूबसूरत गुलदस्ता है, मुख्तलिफ जुबानों का, मुख्तलिफ कल्चर का, हम इसे बेहतरीन मुल्क बना सकते हैं। जुल्म में गुजारा नामुमकिन है। लोग कहते हैं अमन, बाजोर के लोग निकले थे अमन दो, इराक के लोग निकले थे अमन दो, सिंध कहते हैं अमन दो, बलूचिस्तान कहते हैं अमन दो। अमन इंसाफ से जुड़ी हुई है वो है। जिस सोसाइटी में इंसाफ होगा अमन होगा, जिस घर में इंसाफ होगा अमन होगा, जिस गांव में इंसाफ होगा अमन होगा। और अगर इंसाफ नहीं होगा, मियां बीवी लड़ेंगे, भाई भाई लड़ेगा, बाप माँ लड़ेंगे। आए इस मुल्क को इंसाफ का देवारा बनाए और कुरान करीम के उस हुक्म में अदल करें। आप उसको सिखाएं, आपका मुश्किल है। मैं ज्यादा वो नहीं करना चाहता, काफी मैंने आपकी, हम आपको सुनने आए हैं। आपकी हर तजवीज हमारी सर आंखों पे आए इकट्ठे मिलकर इस मुल्क को वाकई में पाकिस्तान और एशिया का टाइगर बनाए। और यार देखें, दुनिया बड़ी खतरनाक, एक फिक्र में कर रहा हूँ, दुनिया बड़ी खतरनाक नए वो कर रही है। यहाँ आलिम लोग बैठे हैं, लिखवान बैठे हैं, लिखने वाले बैठे हैं। जर्मनी की मौजूदा वज़ीर आज़म ने जब पहली तकरीर की, तकरीर में सुनी होगी, पार्लियामेंट में सुनी होगी, पहली तकरीर में उसने क्या कहा कि जर्मनी यूरोप की सबसे ताकतवर फौज बनाएगा। किसके खिलाफ, किस लिए? वो जर्मनी जिसका नाम सुन के लोग करने लगते हैं, पहली जंग आज़म, दूसरी जंग आज़म। उसके वज़ीर आज़म ने पहली तकरीर में ये कहा था कि जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी फौज बनाएगा। उसके एक हफ्ते बाद लंदन वालों ने कहा
कि हमारा दिफा कमजोर है और हम अपने बहरियत को मजबूत करेंगे। अभी उसके वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हम ऐसे बड़े जहाज खरीदना चाहते हैं जो एटम बम को दूर के फासलों तक ले जाए। एक तरफ ईरान की बमबारी हो रही है, पाकिस्तान की हो रही है, दुनिया को कहा जा रहा है कि एटम बम खतरनाक है। दूसरी तरफ आप बड़े जहाज खरीद रहे हैं ताकि एटम बम को फैलाना। तो मेरे दोस्त हजरत ट्रंप साहब ने उसने कहा टीवी पे कि नागासाकी के बम ने तो अमन कायम किया। जापान में जो पहला बम गिरा था कि इससे तो अमन कायम हुआ, जंग अजीम खत्म हो गई। अमेरिका, चीन, मैं बार बार कहता हूँ मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ, मेरी मुंह की बात वो नहीं है, मैं 3 साल से चीख रहा हूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान हमारे हुक्मरानों के अकल का इम्तिहान है। हमारा ये खिता हमारे वसाइल की वजह से मसलों की जंगों का मैदान बनने वाला है। किस तरह हम इसे बचा सकते हैं? ये इज्तिमाई दानिश से होगा, कलेक्टिव विजडम से होगा। ये कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है कि आप हमें इज्तिमाई दानिश में वो रास्ते बताएं ताकि हम सब इकट्ठे चलकर इस मुल्क को सही जाने पहुंचाए। बहुत शुक्रिया। हर जगह पे पाकिस्तान की जगानकद और मुल्क की यकजहती, आइन की सरबलंदी की बातें करते करते इनका गला बैठ गया। लेकिन फिर ये इन्होंने बुलाया हमें तो हम हाजिर हो गए। मेरे इत्तेफाक से आज ही मेरे समधी की पिम्स में डेथ हो गई है, तनवीर हसन गिलानी। मैं वो भी छोड़ के यहाँ पहुँच गया क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसकी अहमियत पूरी कौम समझती है। तो इस मौके पे मैं गैर हाजिर नहीं रहना चाहता था। बातें हम वही करेंगे जो महमूद अचगले साहब ने कह दी। रेजोल्यूशन भी आएंगे, चीज़ें भी आएगी। देखिए मैं तो 4 छोटी मोटी बातें करूँगा। सबसे पहले तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिससे इख्तलाफ राय कहा हर एक को है, वो कोई पैगंबर नहीं थे, उनसे गलतियाँ भी हो सकती थी। लेकिन जिस बात पे कायद आज़म ने पाकिस्तान बनते ही जो स्टैंड लिया वो आइन की बालादस्ती और पार्लिमानी तर्ज जमहूरियत के लिए वो पूरे मुल्क में फिरते रहे। चाटगाम से राजशाही, ढाका, कमज़ोर भी थे, सेहत भी ठीक नहीं थी, लेकिन वो हमारे कबायलियों सरदारों से भी मिले। पाकिस्तान तो बन गया था, फिर क्यों? पाकिस्तान बनते हुए तो लाहौर के रेलवे स्टेशन भी कायद आज़म खड़े थे, वो लोग आ रहे थे, उनको रिसीव कर रहे थे। बात ये एक बात से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, हम उसी पे क्यों ना इकट्ठे हो गए। लेकिन कायद आज़म ने कहा और ये चंद जनरल जाके उन्हें मिले, उसमें अयूब खान भी थे, जनरल अकबर थे और भी 3-4 उस वक्त अगरचे बहुत जल्दी इनको तरक्कियाँ मिल गई। पाकिस्तान बनते ही तो कर्नल था तो वो जनरल हो गया। तो वो कायद आज़म से मिले और उन्होंने कहा कि इस मुल्क को कैसे चलाना है। उन्होंने कहा साफ ज़ाहिर है कि पार्लिमानी निज़ाम होगा और आइन की बालादस्ती होगी, आइन हम बनाएंगे। तो उन्होंने कहा ये बरतानिया का निज़ाम यहाँ नहीं चल सकता। कायद आज़म को इस पे गुस्सा हुआ, नाराज हुए और
उन लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया। अयूब खान को ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स की तरफ ट्रांसफर कर दिया, उसकी तरक्की पर पाबंदी लगा दी, वो तरक्की नहीं कर सकते थे। कायद आज़म ने वो बात क्या थी तो क्वेटा के अंदर भी गैरिसन में भी कही, ट्राइबल चीफ को भी कही, और उन्होंने कहा कि आप जो फौजी हैं, जो जर्नल हैं, यू आर सर्वेंट ऑफ द पीपल। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जाके उनके अल्फाज हैं। इससे इस बात से तो इख्तिलाफ कोई नहीं कर सकता, कोई बंदा नहीं करेगा। उनकी खामियां तलाश करने के इंसान थे, लेकिन उनके इस जो उन्होंने बुनियाद पाकिस्तान की बनाई रखी और उसका आधार भी किया हमारे फौजी जर्नलों के साथ, लेकिन उन्होंने कायद आज़म को पकड़ के जियारत में डाल दिया। अब जियारत में कौन सा बड़ा वहां पे कोई इलाजगाह थी, ये सारे बैठे हुए जियारत के आगे पीछे, कोई वहां कोई हकीम था, कोई क्या आज सोचिए ना, आज यानी 74 साल बाद भी कोई वहां इलाज के लिए जाएगा क्या? जियारत में हो जाएगा? तो ये एक उन्होंने उनको नजर बंद कर दिया। उन्होंने कहा अगर कराची में भी रहे तो जाते नहीं है, वो टांग अड़ाते रहेंगे तमाम मामला में, इसको जियारत में जाके बंद कर दो। अब आप पैसे पेशवा लोगों ने जियारत देखा होगा, अच्छा शहर है, लेकिन वहां से रोजाना उन्हें दूसरे दिन क्वेटा जाके ऑक्सीजन लेनी पड़ती थी। कायद आज़म को पता था कि मुझे सिविल ब्यूरोक्रेसी और कुछ सियासतदान भी मिल गए हैं और फौजी यहाँ नजरबंद किया है ताकि ये मर जाए, ताकि रोजाना उठ के या हाथ न करता रहे। तो इसलिए बाकी बातें जो है, यही जो हमारे भाई महमूद खान अचकज़ई कह रहे थे, भाई बातें तो वही है। वो बात कह दे महमूद अचकज़ई, वो बात कह दे मोहम्मद अली जनाब, बातें तो दो नहीं है, एक है। आज भी उन्हीं बातों पे कायम रहना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि आप कौम के नौकर हो, मालिक नहीं हो। उसके लिए ये तमाम आजाद जमा हैं मुल्क के अंदर। ये ठीक है महमूद अचकज़ई ने कि सिंपल भी ना मिले, अदालतों का तो हाल नहीं है। वो भी एतबार से सिंबल ढिलाई करने वाला आपका बलूचिस्तान का था काजी ईसा साहब, तो वो भी पाकिस्तान बनाने वालों में थे। तो इसलिए हमने मुल्क को उन्हीं शर्तों पे जाना है। मैं तो मुझे शुरू से ही, अभी तालिब इल्म था, मैंने मशरक़ी पाकिस्तान देखा जहाँ हमारे फौजी हमारे सामने बगानियों की गली सड़ी लाशें पड़ी होती थी, गिद्ध और कुत्ते खा रहे होते थे। यूं पाकिस्तान टूटा। ये हमें भी के वालिद साहब भी हमारी उनकी क़यादत में हम कैसे वहाँ दरियाए फतुल्लाह के करीब। तो ये एक सूरत हाल जो है पाकिस्तान को असल जब वो अपने सच्चाई की मंजर करेंगे। अब आ जाती है सूबों की बात। मैं तो इस हद तक जाता हूँ, नहीं मैं तो इस हद तक जाना चाहता हूँ कि अगर सूबों को उनके हिस्से से ज्यादा भी देना पड़े, फेडरेशन थोड़ा सा कम भी ले ले,
तो ये आज जो मादलियात की बातें की है, मैं तो अध्यक्ष साहब ने, वो उनकी हक है, उन सूफियों का हक है। आप उनके हक से भी ज्यादा थे। ये मुल्क सिर्फ हमारा नहीं है, उनका भी है। अब वो गोलियां खा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ यहाँ के ट्राइबल एरियाज में के अंदर बलोच, वो बच्चियां आके बैठी हुई है अफवाज को ये कहने के लिए कि हमारे गुमशुदा लोगों को वापस कराओ। कोई उनकी बात नहीं सुनता। तो ये कौन सा विभाग है? विभाग तो आपने तोड़ दिया। आपने बंदूक की हुकूमत को अपनी जिंदगी का आपके लिए जरूरी है, लेकिन इस मुल्क के लिए बंदूक की गोली जरूरी नहीं है। लोगों के दिल जीतेंगे तो पाकिस्तान एक होगा। अगर ये कहने कि गवादर की सिर्फ उसकी आमदनी जो है पूरे बलोचिस्तान को अमीर सूबा बना सकती है, उनकी मादनियात, यूरेनियम, सोना, क्या क्या नहीं है इस मुल्क को अल्लाह ने दिया, हम उनका हक नहीं देते। ऐसे जालिम जो उनका हक नहीं देते, उनके लिए हम खड़े हो जाएंगे। इमरान खान से किसी को इस वजह से नहीं है, इमरान खान की पार्टी को उन्होंने सिंबल नहीं दिया। वहाँ मेरे हल्के में एक के पास था आटा और गूंदने का बेलना, एक के पास था पिलो ये सराहना। अब बताएं, लोगों ने ढूंढ के इमरान खान को वोट दिया है। अब इमरान खान को कहते हैं वो जेल में पड़ा रहे, मर जाए। और विफाक को तो वहां आपने जेल में डाला हुआ है, ये लोग बैठे हुए हैं। इस तरीके से मैं अपनी बात को मुख्तसर करूंगा, लेकिन ये चाहूंगा जो आपका रेजोल्यूशन है, मैं एक एक लफ्ज की फाइज करता हूँ, लेकिन मैं इसके साथ कहता हूँ कि हमारे जो आप देखें ना, हमारे मुल्क के मीडिया का क्या हाल हो गया है। जर्नलिस्ट घर में सो नहीं सकते, कोई किसी को आज़ादी ही नहीं है। हम देहात के रहने वाले हैं, रात को घरों को हमारे अंदर फिरते रहते हैं पुलिस वाले, फौज वाले। लेकिन चूंकि ये पंजाब का हिस्सा कहते हैं सराइकी एरिया को, वो बातें बाहर नहीं आती। लेकिन जब ये हरकत आप बलूचिस्तान में करते हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा में करते हैं, तो वो गोली का जवाब गोली से देते हैं। मैं इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मैं महमूद अचक से ही की बात को अप्रिशिएट कर, वो एक अमन का हादसा बता रहा है, उसके ऊपर चल पड़ेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। मैं इसमें शुक्रगुजार हूँ हमारे बेटे हाजी नवाज वो करके बेटे को मुस्तफा नवाज का, उन्होंने इतने यानी उन्होंने किसी सूरत में ही कॉन्फ्रेंस होने नहीं दी, फिर भी उन्होंने इलाकात किया। थैंक यू वेरी मच। कायदे आजम का तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे क्यों मिल गया, तो इसलिए मैंने गुजारिश की कि मैं जरा पहले बात कर लेता हूं। पहली बात तो ये है कि जी ये कोई पहली दफा इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें कि सियासी जमातों और वकला और मीडिया के अलावा सिविल सोसाइटी को भी बुलाया गया है। ऐसी बहुत सी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद में हो चुकी हैं। मैं बहुत ज़्यादा माजी में नहीं जाऊंगा। माजी करीब में मुझे याद है कि यहाँ पे जो बहुत से जोमा तशरीफ फरमा है, उनमें से कई जोमा 2016 में जो BNP की
एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मौजूद थे। फिर 2019 में भी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी JUI की, उसमें भी मौजूद थे। उसके बाद यहाँ पर इस्लामाबाद के एक होटल में एक और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके नतीजे में PDM का वजूद आया, मारिज वजूद में आई PDM। तो उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तो किसी भी हुकूमत ने जो 2016 में थी या 2019 में थी, उसने इस एक्टिविटी को रोकने की कोशिश नहीं की, जो कि इनडोर एक्टिविटी है। लेकिन ये हम पहली दफा देख रहे हैं कि चंद माह पहले भी कोशिश की गई थी, इस्लामाबाद के एक होटल में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसमें लोग दूर दूर से आए, उसको नहीं होने दिया गया, उसको रोक दिया गया। और अब आज एक दफा फिर ऐसा ही हुआ है। मुझे याद है कि 2021 में जब PTI की हुकूमत थी, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे लतीफ़ आफरीदी साहब। तो उन्होंने भी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। तो उसमें उन्होंने वकला और सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ मीडिया के नुमाइंदों को भी बुलाया। तो उन दिनों में मुझ पर पाबंदी थी और इमरान खान साहब वजीर आजम थे। तो मैंने वहां पर जाहिर बात है यही कहा कि भाई, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में सेंसरशिप नहीं है, तो मैं सेंसरशिप की चलती फिरती तस्वीर हूं। तो उस पर बहुत लोग नाराज हुए थे। तो आज, उस वक्त तो सिर्फ मैं एक आदमी था, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे 6-7 जो सहाफ़ी हैं, 6-7 एंकर्स जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ TV चैनल्स के साथ है, वो ऑफ एयर हैं। उस वक्त तो शायद मेरे लिए बहुत से लोग बोलते थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उनके लिए भी कोई नहीं बोलता। अभी पिछले दिनों कुछ ऑपोजिशन रहनुमा जो है वो काशिफ अब्बासी साहब के घर पे गए थे। तो मुझे याद आया कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और कुछ सहाफ़ियों पर हमले हुए और कुछ सहाफ़ी जो हैं उन पर मुकदमात दर्ज हुए, तो मैं शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को लेकर मैं सबके घर गया, और जिनके घर गया उनमें से शायद यहां पर भी कुछ मौजूद होंगे। तो ये मैं आपको ये सारी बात इसलिए बता रहा हूं महमूद खान रचकजई साहब, कि हम इमरान खान के दौर में भी ये कहते थे कि सहावत पर पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए, आईन पाकिस्तान पर अमल दरामद होना चाहिए। हम आज भी यही कहते हैं। हमारा मौक़िफ़ नहीं बदला, हुकूमत बदल गई है, हालात नहीं बदले, हमारा मौक़िफ़ भी नहीं बदला। आप भी उस वक्त यही कह रहे थे, आप आज भी यही कह रहे हैं। लेकिन ये कहना, मेरा भाई है मुस्तफा नवाज खोखर, उसने कहा जी कि देखें, इमरान खान के दौर में भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती थी, लेकिन उसने नहीं रोकी। बात आपकी दुरुस्त है, उन्होंने नहीं रोकी, लेकिन भी मीडिया पर पाबंदियां लगती थी, पॉलिटिकल पार्टीज को विक्टिमाइज किया जाता था, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। जो हमारा मौक़िफ़ उस वक्त था 2019 में, 2020 में, 2021 में, हमारा मौक़िफ़ आज भी वही है 2025 में। अच्छी बात है कि अब आपका मौक़िफ़ भी बदल गया है, आप भी हमारे साथ एग्री करते हैं, और इसलिए हम यहां पर मौजूद हैं आपको बताने के लिए कि आपका मौक़िफ़ बदला है। हम इसको खुशाइन समझते हैं कि पहले आपके दौर में सहाफ़ियों पर पाबंदियां लगती थी, आप खामोश रहते थे, पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको विक्टिमाइज किया जाता था, इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां होती थी, आप खामोश रहते थे। अब आप बोल रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और जो जावेद हाशमी साहब ने बात की कायदे आज़म की, ये बात सबसे अहम है। देखिए, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो सिर्फ एक वकील नहीं थे, बहुत से लोग नहीं जानते, बाकायदा इस पर एक नहीं 2 किताबें मौजूद हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज अ जज, वो जज भी रहे, उन्होंने बतौर जज भी काम किया, और जो बतौर जज उनके फैसले हैं वो अवेलेबल हैं, किताबी सूरत में मौजूद हैं। तो वो वकील भी थे, जज भी थे, सियासतदान भी थे, और बतौर पार्लियामेंटेरियन उनकी जो तकरीरें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया में, उन तकरीरों पर मुश्तमिल एक किताब भी मौजूद है, जिन्ना एज अ पार्लियामेंटेरियन। जितनी भी बातें अभी महमूद खान रचकजई साहब ने और जावेद हाशमी साहब ने की हैं, ये बातें सही हैं या गलत,
जाहिर बात है हुकूमत कहेगी गलत बातें हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 किताबें निकाल लें आप, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एज अ जज, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एज अ पार्लियामेंटेरियन, दोनों किताबें सामने रखें और फिर यहां पर जो बातें हो रही हैं उनको सामने रखें और आप फैसला कर लें कि कौन सही है कौन गलत है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पार्लियामेंट में रोलेट एक्ट की जब मुखालफत की तो उन्होंने कहा था कि बगैर ट्रायल और बगैर मुकदमे के किसी भी शख्स को 1 मिनट के लिए भी गिरफ्तार करना या जेल में रखना जो है वो उसको गलत समझते हैं। इट इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये कानून की खिलाफवर्जी है। 1 मिनट के लिए भी आप किसी ऐसे शख्स को जेल में नहीं रख सकते, पुलिस की कस्टडी में नहीं रख सकते जिसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है या उसका ट्रायल नहीं हो रहा। जुडिशियल ट्रायल का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो हमारी अदालतें हैं उनके पास ऐसे कई मुकदमात हैं कि जिसमें जो मुल्जिम है वो पुलिस की कस्टडी में है, उसके खिलाफ मुकदमा ही नहीं है या उसको लापता किया हुआ है। बंदा गिरफ्तार पहले होता है, उसके खिलाफ मुकदमा बाद में कायम होता है। तो वही कायद-ए-आज़म जो है उन्होंने जो प्रेस एक्ट ऑफ इंडिया था उसके खिलाफ भी तकरीर की। ना सिर्फ ये किया बल्कि 124A सेडिशन बगावत, इसके तहत कुछ सहाफी हैं उन पर मुकदमा दर्ज किए अंग्रेज सरकार ने, वो उनके वकील बन गए और उनकी वकालत की। अब वही जो 124A है उसके तहत आज के पाकिस्तान में भी अभी तक मुकदमे दर्ज होते हैं। तो ये मैंने बात इसलिए कर रहा हूं कि हाशमी साहब ने कायद-ए-आज़म की बात की, तो जो कुछ भी हम आज यहां पे गुजारिशात कर रहे हैं या जो बात मैं करने के लिए आया हूं वो वही बातें हैं जो हमने कायद-ए-आज़म में सुनी हैं और उनकी स्ट्रगल से हमने सीखा है। कोई भी बात जो है वो 1973 के आइन के खिलाफ नहीं है। बात यहां पे ये हो रही है कि हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो जब 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पीका कानून मंजूर किया और कहा जी कि हम फेक न्यूज़ के खिलाफ एक कानून ला रहे हैं, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि आप फेक न्यूज़ के खिलाफ नहीं हैं, आप दरअसल मीडिया की आवाज़ दबाना चाहते हैं। तो उस वक्त हमारी बात नहीं सुनी गई और फिर बाद में वो कानून पीका 2016 मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल हुआ और उनको गिरफ्तार किया गया और फिर मुस्लिम लीग नून उसकी मुखालफत कर रही थी। फिर 2021 में इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो पार्लियामेंट से वो कानून मंजूर नहीं हो सका या उसमें तरमीम नहीं हो सकी। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पीका अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जो है उसको एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इन्फोर्स किया गया। हमने उसकी मुखालफत की, अदालत में गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसके खिलाफ स्टे लिया। मैं आपको ये बातें इसलिए याद दिला रहा हूं, कुछ लोगों को बुरी भी लग रही होंगी। हमारा मौकफ नहीं बदला। 2016 में भी पीका के खिलाफ थे, 2021 में जब पीटीआई की हुकूमत थी असद कैसर साहब, हम उस वक्त भी खिलाफ थे। आप स्पीकर कौमी असम्बली थे, हम प्रेस गैलरी से वॉकआउट करते थे। कोई हमारे पास नहीं आता था कि यार वो आपने वॉकआउट क्यों किया है, आए आप वापस आ जाएं, कोई नहीं आता था हमारे पास। अब जब 2025 में इस हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उसी पीका कानून को मजीद सख्त करके एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया और कोई उस पर डिबेट नहीं कराई, तो हमने इनको याद दिलाया कि जनाब वजीर आजम साहब, जब 2021 में इमरान खान की हुकूमत ने ये कानून जो है इसको ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया तो हमने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज किया, हमने कैंप लगाया। आप वहां पर आए, बिलावल साहब आपके साथ थे, मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ थे। आप जूते उतार के हमारे साथ उस प्रोटेस्ट में बैठ गए जमीन पर और आपने हमारे साथ इज़हार यकजहती किया। अब आप वही जो पीका कानून है उसको मजीद सख्त करके पार्लियामेंट में बगैर डिबेट के उसको आप इन्फोर्स कर रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। किसी ने हमें कोई जवाब नहीं दिया, तो इसलिए आज अगर आप भी
ये कह रहे हैं कि आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, तो हम आपके इस मुतालबे की तायीद करते हैं, क्योंकि ये जो पीका एक्ट 2025 है ये आईन पाकिस्तान के खिलाफ है, ये आईन के खिलाफ है, इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और ये जो इस वक्त पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रेस, आज़ादी इजहार पर जो पाबंदियों की सूरत हाल है वो कितनी ख़राब है, हुकूमत नहीं मानती। तो आजकल हुकूमत ये कहती है जी कि ये जो अमेरिका वाले जो कहते हैं वो बहुत सही कहते हैं, ये जो बरतानिया वाले कहते हैं वो बहुत सही कहते हैं, जो यूरोप वाले कहते हैं वो बहुत सही कहते हैं। तो पेरिस में, फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस है, वहाँ पर एक तंजीम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, वो हर साल एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करते हैं, और वो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें रैंकिंग होती है प्रेस फ्रीडम की। तो पिछले साल इस पे बात की हमने, कॉन्स्टिट्यूशन को यूजर्व करने के हवाले से बात की हमने, इस मुल्क के अंदर मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की बात की हमने, इस मुल्क के अंदर कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉ की बात की। और मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर बार एसोसिएशंस, उन्होंने अपना जो रोल था अपने ताई उन्होंने बहुत कोशिश और काविश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर आइन को आइन नहीं समझा गया। आइन के साथ वो खिलवाड़ किया गया है कि जो 1973 का आइन था, देखे सबसे पहले आपने 1935 का एक्ट, जो इंडिया एक्ट था, आपने इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्ट किया, उसके बाद आपने 56 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, फिर आपने 62 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, लेकिन वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे, वो वन मैन शो था, वो फैसलाबाद का घंटा घर था कि उसके अंदर तमाम अख्तियारात एक शख्स के गिर्द घूमते थे। लेकिन फॉर्चुनेटली जब 1973 का कुफर टूटा, खुदा खुदा करके अगर एक आइन बन गया, उसके बाद जो उसके साथ आज तक किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि सबसे पहले उसके खिलवाड़ के जिम्मेदार हमारे, अगर देखा जाए, चूंकि जो भी अमेंडमेंट होती है वो पार्लियामेंट से होती है और पार्लियामेंटेरियन इस्तेमाल होते हैं। आज हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, आज हम काले कोट वाले अच्छे लगते हैं, लेकिन जब अच्छे लगते हैं कि जब आप अपोजिशन में हो, गवर्नमेंट में हो, तो जब हम यही बात करते तो हम बुरे होते हैं। आज हम इक्तदार में बैठे हुए लोगों को बुरे लगते हैं, क्योंकि हम आइन की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं। आर्टिकल 8 से 28 तक अगर आप आइन को देखें, मुझे बताएं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है? हामिद मीर साहब यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने पीका एक्ट को चैलेंज किया है और मैं इनका काउंसिल भी हूं। इनसे पूछे कि वहां पे कोर्ट के अंदर क्या प्रोसीडिंग होती है। हमें एक तारीख भी हमारी मर्जी की नहीं मिलती, ये ट्रू बात है। अगर जिस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती, वो जंगल होता है, वो कौमें नहीं होती। आप मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे? इस मुल्क को चलाना है तो आइन के अंदर रह के चलाना है। आप बताएं कि कानून के अंदर तो यह लिखा हुआ, आइन के अंदर 1973 के आर्टिकल 8 है कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो आर्टिकल 8 से 28 तक मुतसादम होगा। तो मैं समझता हूं कि जो 26वीं तरमीम बनाई गई है, मैं समझता हूं कि आइन का जनाजा निकाल दिया गया है। इस मुल्क के अंदर इस वक्त कोई आइन कानून नहीं है, कोई पार्लियामेंट नहीं है, कोई अदलिया नहीं है, सब मैनेज और मनूवर है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो इंसानी हकूक है, जितनी पामाली मैंने मार्शल लॉ दौर में नहीं देखी, जो इस वक्त जिसको आप सो कॉल्ड जमहूरियत कहते हैं, उसके अंदर हो रही है। मुझे ये बताएं, चूंकि यहाँ पे अगर मुल्क को आपने चलाना है, जब तक पार्लियामेंटेरियन ठीक नहीं होते, ये ना आइन ठीक हो सकता है ना मुल्क ठीक हो सकता है। जब तक आप इस्तेमाल होंगे यही सूरत हाल रहेगी। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, अगली हुकूमत में हम कहीं और बैठे होंगे। अगर पार्लियामेंटेरियन ठीक हो जाए, वो इस्तेमाल ना हो, वो आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करे। देखे, एक लैटिन मैग्ज़म है कि लेजिस्लेशन बेहतरीन वो है विच इज मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। आज आपने 26वीं तरमीम की है, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मुझे बता दे हुकूमत ने पास किया हो जिसके अंदर वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक की बात की गई हो। यहाँ पे FIR होती है, लोग खाली हाथ खड़े हैं,
788 की FIR होती हैं। मैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का वकील हूं, आज मैं आर्गू कर गया हूं, कल मैंने रिमांड अपोज किया है, वहां पे उनसे कोई चीज, उनके ऊपर 324 की आपने दफात लगा दी, सिर्फ कार्य सरकार में मुदाखलत की पहले FIR दी, आपने 382 लगा दिया है और रॉबरी लगा दी। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने CSS किया हुआ है, क्वालिफाइड है, अब सिर्फ उनका इंटरव्यू रहता है, और बाकी स्टूडेंट्स की आपने लाइफ को रूइन कर दिया, उनके करैक्टर को स्टिग्माइज कर दिया है। ये आपकी स्टेट की जिम्मेदारी है, ये आपके प्रोसिक्यूशन है। यहाँ पे आपके यूट्यूबर्स के जो लाइसेंसेस है, साफी यहाँ पे मौजूद है, मैंने उनका केस भी किया है, उसको आपने 94 सेक्शन के तहत, CRPC के तहत उनको कहा कि इनको बंद कर दो। एक मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन एक थाने की है, उसकी जिला इस्लामाबाद की पूरे की भी नहीं है, वो उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन को ऑप्ट कर लिया है। अंडर व्हाट लॉ? ये कौम सादी है? ये बैठे हुए ये जो लोग, मेरे दोस्त, मेरे भाई यहाँ पे आज बैठे हैं, और पूरा पाकिस्तान जिसके अंदर खवातीन की इज्जत और एहतराम नहीं किया जा रहा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जा रहा है। हम यहाँ पे गुफ्तन नशिस्तन उठ के चले जाते हैं। जब तक प्रैक्टिकली इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आप काम नहीं करेंगे, आप नहीं खड़े होंगे, आज आपके साथ हो रहा है, कल उनके साथ होगा, आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। मैं तमाम दोस्तों से ये इल्तमास करता हूं कि ये इक़्तिदार थोड़े वक्त का होता है, लेकिन ये मुल्क हमेशा के लिए, ये आइन हमेशा के लिए। इस मुल्क के अंदर हमने मार्शल आर्ट डिक्टेटर के खिलाफ, मुशर्रफ के खिलाफ हमने तहरीक भी चलाई थी। मुझे एजाज हासिल है कि उसके खिलाफ जो जजेस नजरबंदी का केस था, FIR हुई, उसमें विटनेस था उसके खिलाफ। हम तो आइन और कानून चाहते हैं। हमने काला कोट पहना हुआ, हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी मेरा ज़मीर है, ये मेरा काला कोट है। और काले कोट वालों को मैं पैगाम देता हूं कि और कोई जंग लड़े ना लड़े, जहां पे आइन की बात होगी, जहां पे कानून की बात होगी, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो चौक हो, चाहे वो चौराहा हो, इंशाल्लाह काले कोट वाले सीना सपारों के इस मुल्क को एक वकील ने बनाया था, और इंशाल्लाह आइन और इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इंशाल्लाह काले कोट वाले सीना सपारों के असद कैसर साहब खड़े होंगे। आप भी निकले, हम भी निकलेंगे। अगर इस मुल्क के अंदर मेरे बच्चों ने और आपके बच्चों ने एक मुस्तक़बिल का वो जो ख्वाब देखा है, वो अगर आप समझते हैं कि उसको अमली जामा पहनाना है, तो सबको कोशिश और कावश करनी है। मैं 3 बुनियादी आइन की बातें करना चाहता हूं। आर्टिकल 175(3) है, उसके अंदर लिखा हुआ था कि अदलिया को इंतजामिया से अलग करना प्रोग्रेसिवली। आपने क्या प्रोग्रेसिवली? आपने जो प्रिंसिपल था सेपरेशन ऑफ पावर का, जो प्रिंसिपल था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, जो स्ट्रक्चर था जुडिशरी का, आपने उसको तहस नहस कर दिया है। मैं माजरत के साथ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हम बैठे होते हैं और जजेस को फोन आते हैं और जजेस बाहर प्रोसीडिंग सुनते हुए अंदर जाते हैं, वापस आते हैं। हम आइन कानून क्या बताएं, क्या आइन और कानून की बात करें? हम समझते हैं कि आइन में ये लिखा है, कानून में ये लिखा है, CRPC में ये लिखा है। कोई नहीं मानता, कोई नहीं सुनता, कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं होता। आप अगर उन ऑर्डर्स को देखें, मैं हलफ पे ये बात करता हूं कि वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक नहीं होते, वो किसी की स्वीट विल, विश और विम पे होता है। हम इस मुल्क में ऐसा कानून नहीं चाहते, हम ऐसी अदालतें नहीं चाहते। मैं ये समझता हूं कि आइन और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन वो है कि मेरे खिलाफ फैसला है, मैं उसको मानूंगा, लेकिन वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मेरे लिए और आइन हो, मेरे लिए और कानून हो, किसी और के लिए और आइन हो, किसी और के लिए और कानून हो। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 ये कहता है कि अगर आप किसी भी आर्टिकल को हाइफन, कोमा, फुल स्टॉप उसको सस्पेंड कर दे, सब वर्ड कर दे, एब्जेंस में लिख दे। मुझे बताएं आज तक कितने फैसले हुए? 12 जुलाई की जो जजमेंट थी, पहली दफा किसी जज ने ये जजमेंट दी कि इस पे अमल दरामद नहीं करना। हमने तो सुना था डाइसेंट नोट होता है, मैंने पहली दफा देखा कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। कहां गया आपका जो आर्टिकल है 204 कॉन्स्टिट्यूशन का कि आप कंटेम्प्ट लगाएं? कहां गया वो आर्टिकल 189
जिसके ऊपर था कि जजमेंट ऑफ द सुपीरियर कोर्ट दैट इज बाइंडिंग अपॉन द सुपीरियर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो चूंकि टाइम की किल्लत है तो मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन सिर्फ ये बात कहूंगा कि इस मुल्क के अंदर अदलिया भी फतह हो गई है, मीडिया भी फतह हो गया है, और इसके अलावा सिर्फ काले कोट वाले हैं, उनको भी कोशिश और कावश की जा रही है। आखिरी बुनियादी बात कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसा चीफ जस्टिस लगाया गया है, एक तो आइन की बात होती है, मैं इस पे बयान हल्फी देता हूं कि आर्टिकल 200 उसके अंदर खुदा की कसम ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी जज को आप परमानेंट ट्रांसफर कर दे और परमानेंट उसको चीफ जस्टिस भी बना दे, इसलिए कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज करना, उसके केसेस नहीं लगाने, क्योंकि हर हफ्ते एक रोस्टर जारी होता है और वो चीफ जस्टिस वही जारी करता है, उसकी मर्जी और मंशा है कि किसी का केस लगाए ना लगाए। ये आपके मुल्क के अंदर ये इदारा आपको इंसाफ दे रहा है, ऐसा इंसाफ है तो उसको मैं सैल्यूट पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया। मैं साल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर शुक्रिया भी अदा करता हूं, और इसे जिस मुकाम पर मुनक्किद करने का तय किया गया, हुकूमत ने या हकीकी हुक्मरानों ने, बालादस्त कुव्वतों ने रुकावट डाली और इस कॉन्फ्रेंस को वहाँ मुनक्किद नहीं होने दिया। मैं समझता हूँ कि ये एक बदतरीन आमरीत भी है और फस्तायत भी है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और मैं अपने बहुत ही अजीज़ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी, असद कैसर साहब ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए राब्ता भी रखा, और आज भी अपने इस घर में, अपने फार्म हाउस में इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद करने के लिए एक मुस्बत और एक जमहूरी किरदार अदा किया है। और मैं समझता हूँ कि ये APC मुल्क के एक अहम मौके पर कि जहाँ हालात गंभीर हो रहे हैं, सियासत, जमहूरियत, पार्लिमानी, आइनी और अदालती नफाज की मुकम्मल तौर पर तदफीन की कोशिशें की जा रही हैं। और इसी तरह जब कभी भी मुल्क को ये हालात दरपेश होते हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद होती हैं। मुझे एक सियासी कारकुन की हैसियत से 1974 से मुसलसल कौमी सतह पर ये 16 ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मौका मिला है। इस छत तले मौजूद मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन मौजूद हैं। कभी वो हुक्मरान होते हैं तो उनके खिलाफ APC हो रही होती है, और कभी वो अपोजिशन में होते हैं तो मौजूद हुक्मरानों के खिलाफ हम APC में इकट्ठे होते हैं। लेकिन मसला ये है कि कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है, एलामिये तश्कील पाते हैं, कामिल इत्तफाक राय पैदा कर लिया जाता है, लेकिन अमलन वो तमाम अलामिये एक तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, उन्हें शेल्फ कर दिया जाता है और उसकी रूह के मुताबिक अमल करने की तरफ हम आगे नहीं बढ़ते। यही वजह है कि जिससे सियासत कमज़ोर होती है, सिविल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ताकतवर से ताकतवर हो रही है, और वो अंधी ताकत के साथ हर चीज़ को पामाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है और तमाम इंतज़ामी सूबे इसकी इकाइयाँ हैं, और इन्हें आइन, आज़ाद अदलिया और वसाइल की मुनसफाना तकसीम, सूबों का हक़ मलकियत और इंसानों की इज्जत व तौकीर
और उनके बुनियादी हकूक़ की हिफाजत के साथ ही वफाक भी मजबूत हो सकता है, मुल्क की आज़ादी और सलामती की भी हिफाजत हो सकती है। लेकिन अगर आइन तोड़ा जाए, उससे हर दौर की हुक्मरान जमातें इनहराफ का रास्ता अख्तियार करती हैं, तो जिसकी बुनियाद पर गैर जमहूरी ताकतों को तक़वियत मिलती है और वो आगे बढ़ के पाकिस्तान के अवाम से उनके बुनियादी हकूक़ छीनते हैं और अपने आप को बालादस्त कर लेते हैं। मुझे इस बात से बिल्कुल इत्तफाक है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई अलमनाक भी है, खौफनाक भी है, और उससे बड़ा अलमिया है कि जो ताकतवर तबकात हैं वो बलूचिस्तान के अवाम के जज्बात का एहसास करने के लिए तैयार नहीं। वहाँ सिर्फ लापता अफराद का ही मसला नहीं है, बदअमनी अपनी इंतहा को है। वहाँ हुकूमती रेट सिर्फ 4 घंटे की है और बाकी तमाम तर मामलात किसी और के हक में होते हैं। बलूचिस्तान के अवाम से 100% बुनियादों पर अवामी जमहूरी हक छीन लिया गया है। सी पैक एक बुनियादी जिसे गेम चेंजर कहते हैं और हकीकत में गवादर, और बलूचिस्तान के अवाम को उसका मुकम्मल हक नहीं दिया जा रहा। इसी तरह जो बेरोजगारी है, माहीगीरी जिनके रोजगारी का जरिया है, और इसी तरह लोगों से उनका हक छीनना है। महज ये नहीं है आज हम बैठे हैं, बाजोड़ के अंदर फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आज हम यहाँ बैठे हैं, जो वफाक में फाटा के मर्दशुदा अजला हैं, वहाँ मुकम्मल तौर पर बदअमनी का राज है और शाहराएं गैर महफूज हैं। किसी को जान माल इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। जिसे चाहे कोई टारगेट करके कत्ल कर देता है, और इसी तरह ये बदअमनी और दहशतगर्दी मुसलसल बढ़ती चली जा रही। और सबसे अलमनाक पहलू ये है, अगर हुक्मरानों या फौज के कहने पर कहीं फितनतुल हिंदुस्तान है, कहीं फितनतुल खवारिज है, कहीं एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान के अवाम मुकम्मल तौर पर ये यकीन रखते हैं और मुतासरा इलाके इस बात पर कामिल यकीन रखते हैं कि ये दहशतगर्दी इंजीनियर्ड है, ये बदअमनी इंजीनियर्ड है, और इसके पीछे कई और अवामिल और मकासद पेश नज़र होते हैं। इसीलिए अमलन हम देखें कि अगर 2024 का इलेक्शन लूटा गया है, हाईजैक किया गया है, अवामी मैंडेट को छीना गया है, और जिनके हवाले हुकूमतें की गई हैं, आज वो बेबसी, बेशर्मी और बेअहमियती की तस्वीर बने हुए हैं, और जिसकी बुनियाद पर यह हाइब्रिड निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर रियासत के हर मामले को तबाही की तरफ धकेल रहा है। इसी तरह हम देखें 26वीं आईनी तरमीम है, जो हकीकत में इसलिए लाई गई कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी मर्जी का चीफ जस्टिस आए, सुप्रीम कोर्ट में 2024 के इंतखाब की गैर जानिबदाराना तहकीकात ना हो सके। ये 26वीं आईनी तरमीम इस मकसद के लिए आई कि पाकिस्तान के आवाम के तमाम बुनियादी हकूक को छीन ले। यहाँ कायदीन मौजूद हैं। हमने उस वक्त भी कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम को इन टोटल जो है कि मुस्तरद कर देना चाहिए, और इसके लिए मुज़ाकरात का कोई हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। इसी तरीके से हम देखें, आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस के ट्रायल का अदालतों का फैसला बहुत ही शर्मनाक है, मुतनाज़ा है, लेकिन हम इस बात पर भी गौर करें कि माजी में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन, MKM ने मुत्तहिद होकर एक होकर फौजी अदालतें कायम करने के लिए आइन की तरमीम की, जो आज उसी की लेगेसी है कि ये आवाम से उनका हक छीनने के लिए ये तमाम चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं। इसी तरह हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट में अदालत का एक शर्मनाक फैसला, जिसमें मखसूस नशिस्तों का एक ऐसा फैसला किया गया है जिसका तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये बात हैरान कुन है कि ये खैरात में दी जाने वाली सीटों को कबूल कर लिया गया, और जहां जिन कुव्वतों को इस फैसले को मुस्तरद करना था और इसकी बुनियाद पर एक बड़ी आवाज को मुनज़्ज़म करना था, लेकिन उसी बुनियाद पर ये फॉर्म 45 वाले भी और फॉर्म 47 वाले भी वक्ती तौर पर मफादात के पेश नजर ये तमाम चीजों की तकसीम के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है, हम सब कोई फरिश्ते नहीं हैं, गलतियां सबसे हो चुकी हैं, बार बार गलतियां हो चुकी हैं, लेकिन 78 साल के बाद आज हम एक ऐसे मरहले पर खड़े हैं, मुल्क की मईशत तबाह है, मुल्क का वजूद खतरात में है, आलमी सतह पर एक नई सफबंदी हो रही है। पाकिस्तान पूरी सफारती महाज पर जो दो रंगी के साथ पाकिस्तान के लिए नए मुश्किलात पैदा किए जा रहे हैं। आम आदमी के लिए बिजली का बिल, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत और टैक्सों का एक अजाब है, करप्शन है, रिश्वत है, सरकारी महकमे किसी की बात और फरियाद को सुनने के लिए तैयार नहीं है, अदालतें बिकती हैं, इंसाफ बिकता है, अदालतों पर ताले लगे हैं जिसको सोने की चाबी के साथ खोलने के सिवा कोई रास्ता नहीं। इसलिए हर एतबार से हम देखें कि आज महज फीका कानून के जरिए सहाफत को पाबंद नहीं किया जा रहा, आजादी आज़ारे राय को नहीं छीना जा रहा और लोगों की बुनियादी हक को नहीं छीना जा रहा। यहाँ नौजवान, यहाँ तलबा को स्टूडेंट्स यूनियंस के जो इंतखाब का हक है उससे सबने मिलके महरूम किया है। मुस्लिम लीग की हुकूमत आए, PTI की हुकूमत आए, मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत आए और इसी तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, कोई तलबा को उनका जमहूरी हक देने को तैयार नहीं। और आज जो तासुबात का खेल हुकूमतों की सरपरस्ती में किया जा रहा है, ये पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरनाक है। आज मजदूरों के लिए, मजदूर तहरीक के लिए और लेबर मूवमेंट के लिए, उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट्स के लिए और उनके वस्सलातु वस्सलाम अला मल्ला नबी अबादा। मैं सबसे पहले महमूद खान चकज़ई साहब को और उनके साथ जिन्होंने इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनकी इन काविशों को हम सराहते हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुल्क के मसाइल पे, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो माशी हो, चाहे वो सिक्योरिटी रिलेटेड हो, उस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करना, उसको डिस्कस करना एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है। जब से मौजूदा हुकूमत आई है, जब से जनरल इलेक्शन हुए हैं, जिस तरीके से पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, हालात चेंज होते रहे, इसकी दुनिया में कभी मिसाल नहीं मिलती। ये हमारी थर्ड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है। हर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के बाद हम एक प्रेस रिलीज इशू करते हैं, लेकिन इस पे अमल दरामद नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक फर्ज बनता है, सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना लाजिम होता है। इस मुल्क में 175 पॉलिटिकल पार्टीज है।
इस 174 पॉलिटिकल पार्टीज में से 167 ने सियासी अमल इंतखाबात में हिस्सा लिया था। उस 167 के जब इलेक्शन हुए तो एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 करोड़ वोट लिया और बाकी 166 पॉलिटिकल पार्टीज ने एक साथ 3 करोड़ वोट लिया। एक मक्त के लिए एक मुकर्रर करो, सियासत कभी कामयाब नहीं होती, जमहूरियत कभी मजबूत नहीं होता, ईवान की बालादस्ती कभी कायम नहीं होती, ईवान का इन्फ्लुएंस कभी लोगों पे असर नहीं करता जब तक अवाम की आवाज की कदर ना हो, उनकी वोट की कदर ना हो। इंडिया में मिसाल ले लो, 1 अरब 45 करोड़ की आबादी है। 1 अरब 45 करोड़ आबादी, पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है। हमारे 4 सूबे हैं, उनके 25 स्टेट से 8 कैपिटल उनके टेरिटोरीज है, यूनियन टेरिटोरीज है। हमारे 6 करोड़ लोगों ने वोट दिया, इंडिया में 65 करोड़ लोगों ने वोट दिया। 31 करोड़ उनमें औरतें थी, 15 लाख उनके पोलिंग स्टेशन थे, 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हुई, 542 सीटों के लिए इंतखाबात हुए, सिर्फ 80 हलकों पे उनके इंतखाब पे झगड़े हुए। आज वो सारे झगड़े रिजॉल्व है। आपने देखा पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी मई के लड़ाई में। उन्होंने कल अपने ईवान में जंग हार की भी जिस तरीके से बात की है, अपोजिशन ने जिस तरीके से हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। हमने जंग जीत के भी हम अपने अपोजिशन को बात करने नहीं दे रहे, बावजूद इसके कि यह अपोजिशन हर वक्त डट के रही है, पाकिस्तान की खातिर रही है। अगर ये हालात ऐसे चलते हैं तो ये जबानी जमा खर्च होगा, यहां हम इकट्ठे होंगे, बातें करेंगे, एट द एंड कुछ नहीं मिलेगा। हमने बहुत पहले कहा था कि सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढो, जो ट्रस्ट डेफिसिट है उस ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करो। हमारे 11 एमएनएस कन्वेक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन के जद में, हमारे 25 पीए उसके जद में है, हमारे 3 सेनेटर्स उसके जद में है। इन लोगों को डिस्क्वालीफाई करा के, कन्विक्ट करा के क्या जमहूरियत का भला होगा? जिन लोगों ने ये कन्विक्शन का आड़े लिया, पूरे दुनिया में मिसालें मिलती है, लोग ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन बनाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मौके पर रहा है, कमीशन बनाओ, फेयर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करो, गुनाहगारों को सजा दो, जो गुनाहगार नहीं है उनको इक्विट करो, लेकिन आईन और कानून के मुताबिक ट्रायल चलाओ। ट्रायल वो जो आईन कहता है, वही ट्रायल जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल बाद भुट्टो के केस में रेफरेंस देकर के ये कहा कि उसको फेयर ट्रायल नहीं मिला था, लिहाजा उसकी सजा गलत थी। आज 45 साल बाद आपने ये सजा, ये फैसला करना है कि हमें वो हकूक हमें नहीं मिले, इससे जमहूरियत का नुकसान होगा। मैंने कई मरतबा महमूद खान अचकजई साहब के साथ और मेरे साथ बड़े सारी बातों का ये अमीन है, मैंने इनको कहा था हालात किसी और तरफ जा रहे हैं, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने खान साहब को 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया, जिसकी इस मुल्क में मिसाल नहीं मिलती। सारे लोग आ गए और अभी भी आएंगे। जब लोग निकलते, सड़कों पे निकलना, पुरअमन रहना, अपने हक के लिए आवाज उठाना, अपने लीडर के लिए आवाज उठाना, उनकी ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाना, ये उनका जमहूरी हक है। इतने किसी पार्टी के लोग नहीं निकले जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निकले, और जितने कहीं लोगों ने रैलीज नहीं की जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने की। लेकिन कोई नहीं सोच सकता कि पुरअमन रैलीज पे गोलियां भी चलेगी। अब वक्त है कि पॉलिटिकल पार्टीज फैसला करे कि फ्यूचर इस मुल्क के लिए जमहूरियत है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत ना हो, लेकिन पाकिस्तान में इंशाल्लाह जमहूरियत रहेगी। आइन की बालादस्ती लाएंगे, कानून की बालादस्ती लाएंगे, अदलिया को आजाद कराएंगे। 26वीं तरमीम आ दो, अदलिया हमेशा से मुतनाज़िया रही है, अदलिया के फैसले से लोगों को इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया। वो पहले दिन से आज तक
लेकिन आज अदलिया जिस तरीके से मुतनाज़ है पहले कभी नहीं थी। इसलिए आजाद अदलिया के लिए 26वीं तरमीम का खत्म होना लाजिम है। ये खत्म होगा और ये स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे। आजाद अदलिया के लिए तो लाजिम है, लेकिन ईमान की मजबूती के लिए भी लाजिम है कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी डेमोक्रेसी हो, ईमान भी डेमोक्रेटिक हो, उसमें वो लोग ना हो जिनको लोग कहते हैं कि फॉर्म 47 से आया, वो लोग हो जो अवाम की आवाज से मुंतखब होके आए। पार्लियामान वो जो अवाम के सपोर्ट के साथ आए, अवाम के सपोर्ट से बने, अवाम के सपोर्ट खत्म होने से वो खत्म हो, वो किसी मुल्क के साजिश से ना खत्म हो। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लाए अमल तय करेगी, अलायंस फॉर डेमोक्रेटिक, ये जो अलायंस है, ये जो लाए अमल तय करेगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनका भरपूर साथ देगी। जो करना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साइड पे रहेगी ताकि ईमान मजबूत हो, जमहूरियत बहाल हो और अदलिया आजाद हो। शुक्रिया। शुक्रिया जी।